नमस्कार। जब भी 26 जनवरी का जिक्र आता है तो मन में क्या आता है? मेरे लिए तो बचपन की यादें हैं। सुबह सुबह टीवी पर परेड देखना, वो तिरंगे वाले झंडे और स्कूल में मिलने वाले लड्डू। हाँ, एक छुट्टी का दिन, एक जश्न का माहौल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम इस माहौल से थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं, एकदम। क्योंकि इस दिन की कहानी सिर्फ एक परेड या छुट्टी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, ज्ञान की दुनिया। इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने मुझे भी सच में चौंका दिया। तो आज का हमारा मकसद है इन तथ्यों की मदद से ये समझना कि 26 जनवरी की तारीख हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, 26 जनवरी 1950, इस दिन असल में हुआ क्या था जिसने भारत की तकदीर लिख दी? देखिए, उस दिन भारत ने अपना संविधान लागू किया। संविधान लागू किया? हाँ। पर शायद कभी इनके असली मतलब पर उतना गौर नहीं किया। संप्रभु से शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब था उस दिन? संप्रभु यानी यूं समझिए कि अब हमारे फैसले हमारे होंगे। अब लंदन या किसी और राजधानी से तय नहीं होगा कि भारत की विदेश नीति क्या होगी या हमारे देश के अंदर कानून कैसे बनेंगे। हम अपने मालिक खुद थे। बिल्कुल। और लोकतांत्रिक? इसका मतलब था कि सत्ता का केंद्र अब कोई राजा, रानी या वाइसराय नहीं, बल्कि हम भारत के लोग होंगे। हम भारत के लोग। सरकार जनता चुनेगी, जनता के लिए काम करेगी और जनता को ही जवाब देगी। यानी सत्ता महलों से निकलकर आम आदमी के हाथ में आ गई। और तीसरा शब्द गणराज्य, ये कैसे अलग है? गणराज्य इस बात की गारंटी देता है कि देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्र का प्रमुख वो वंश के आधार पर तय नहीं होगा, चुना जाएगा। ये उस सोच पर आखिरी मोहर थी कि भारत में हर नागरिक बराबर है और कोई भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। वाह! तो इन तीन शब्दों ने मिलकर भारत को एक शाही रियासत से निकालकर एक आधुनिक राष्ट्र बना दिया। सही कहा। और इस पूरी सोच को एक किताब में समेटने में, मतलब संविधान बनाने में, हमारे स्रोत ज्ञान की दुनिया के अनुसार 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये तो बहुत लंबा समय है। लंबा तो है, लेकिन जब आप काम का पैमाना देखते हैं तो ये समय जरूरी लगता है। सोचिए, आपको करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसी किताब लिखनी है जो न सिर्फ उनके आज को बेहतर बनाए, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करे। संविधान सभा के सदस्यों ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उन पर बहस की। 60 देश? मतलब उन्होंने हर अच्छी चीज को समझने की कोशिश की जो दुनिया में कहीं भी हो रही थी। बिल्कुल। और ये कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं था। ये सीखने, समझने और फिर उसे भारत की जरूरतों के हिसाब से ढालने की एक जबरदस्त प्रक्रिया थी। अच्छा। हजारों संशोधन पेश किए गए, हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर बहस हुई, क्योंकि वे जानते थे कि वे सिर्फ कागज पर स्याही नहीं बिखेर रहे हैं, वे एक राष्ट्र की आत्मा लिख रहे थे। बिल्कुल। ये सुनकर तो उस पूरी प्रक्रिया के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग ये सोचते होंगे। पूछे। हमें आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली। जी। संविधान भी नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था। जी। तो फिर इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों? खास तौर पर 26 जनवरी की तारीख ही क्यों? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है और इसका जवाब इतिहास में छुपा है। इसके लिए हमें 1950 से 20 साल पीछे जाना होगा। 1930 में। 1930 यानी आजादी से 17 साल पहले। उस दिन ऐसा क्या खास हुआ था? उस दिन 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज? जी। ये पहली बार था जब भारत ने दबी आवाज में डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूरी ताकत से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान किया था। अच्छा, तो ये एक तरह से हमारी आजादी का पहला औपचारिक ऐलान था। ये वो दिन था जब हमने दुनिया को बता दिया था कि हमें अब आधी अधूरी नहीं, बल्कि पूरी आजादी चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक घोषणा बनकर नहीं रह गई। 1930 के बाद से हर साल 26 जनवरी का दिन पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। हर साल? हर साल। स्वतंत्रता सेनानी इस दिन इकट्ठा होते थे,
तिरंगा फहराते थे और पूरी आजादी की शपथ लेते थे। ये तारीख लोगों के दिलों में आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी थी। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारे नेताओं ने सोचा होगा कि इसे लागू करने के लिए इस ऐतिहासिक दिन से बेहतर और क्या हो सकता है ना? आपने एकदम सही पकड़ा। ये सिर्फ एक तारीख चुनना नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम के उन अनगिनत नायकों को एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने पूर्ण स्वराज का सपना देखते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। ये उस सपने के सच होने का ऐलान था। 1930 की घोषणा 1950 में हकीकत बन गई। ये कनेक्शन जानना वाकई में बहुत जरूरी है। ये इस दिन को एक नया ही मतलब देता है। अब जब संविधान की बात हो ही रही है तो हमारे स्रोत ज्ञान की दुनिया में एक ऐसी जानकारी है जिसने मेरे तो होश उड़ा दिए। अच्छा? हम संविधान को एक बहुत ही गंभीर कानूनी दस्तावेज के तौर पर देखते हैं, लेकिन क्या ये सच है कि इसे टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था? ये बिल्कुल सच है। भारत का मूल संविधान पूरी तरह से हाथ से लिखा गया है। हाथ से लिखा हुआ? जी, हाथ से। ये अपने आप में एक अनोखी बात है। किसने लिखा? और इतना बड़ा दस्तावेज हाथ से लिखने में तो महीनों लग गए होंगे। इसे लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वो उस समय के जाने माने कैलीग्राफर थे जिनकी लिखावट बेहद खूबसूरत थी। और कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा तो ये है कि जब प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे इस काम की फीस पूछी तो उन्होंने एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। क्या बात कर रही हैं? बिना किसी फीस के? हाँ, उनकी सिर्फ एक शर्त थी। वो क्या? कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और सबसे आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखेंगे जिन्होंने उन्हें पाला पोसा था। अरे वाह! और उनकी ये शर्त मान ली गई। ये दिखाता है कि ये उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि देश के लिए एक सेवा थी, एक समर्पण था। मैं सच कहूं, मुझे ये बात पता नहीं थी। ये जानना कि एक कलाकार ने बिना पैसे लिए इसे इतनी मोहब्बत से लिखा, इस कानूनी दस्तावेज को एक मानवीय स्पर्श देता है। बिल्कुल। और मैंने स्रोत में ये भी पढ़ा कि बात सिर्फ लिखावट पर ही खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान का हर एक पन्ना अपने आप में एक कलाकृति है। शांति निकेतन के महान कलाकार आचार्य नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने इसके हर पन्ने के बॉर्डर को सजाया है। और ये सिर्फ फूल पत्तियों वाली सजावट नहीं है, सही है ना? कतई नहीं। ये सजावट भारत की 5000 साल की सभ्यता का एक चित्रमय इतिहास है। 5000 साल का इतिहास पन्नों पर? जी। इसमें आपको मोहनजोदड़ो की मोहर दिखेगी, वैदिक काल के गुरुकुल दिखेंगे, रामायण से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की वापसी का दृश्य है, महाभारत से कृष्ण का गीता उपदेश है, गौतम बुद्ध और महावीर के जीवन के चित्र हैं। मतलब मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, मुगल काल से लेकर गांधी जी का दांडी मार्च तक सब कुछ है। सब कुछ। ये ऐसा है मानो जब आप संविधान का कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हों तो साथ ही आप भारत के इतिहास के किसी सुनहरे पन्ने को भी देख रहे हों। कमाल है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा आधुनिक गणराज्य अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से कितनी प्रेरणा लेता है। ये सिर्फ पश्चिम से लिए गए कानूनों का संग्रह नहीं है, ये भारतीयता की आत्मा से सींचा गया। तो ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक तरह से हमारी सभ्यता का एल्बम है। बिल्कुल सही। एक ऐसी अनमोल चीज को तो बहुत संभाल कर रखा गया होगा। जाहिर है, संविधान की इन मूल प्रतियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों संसद भवन की लाइब्रेरी में एक खास तरीके से रखा गया है। उन्हें हीलियम गैस से भरे एक एयरटाइट केस में रखा गया है। हीलियम गैस? वो तो गुब्बारों में भरी जाती है, उसका यहाँ क्या काम? हीलियम एक अक्रिय गैस है। इसका मतलब है कि ये किसी और चीज से आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती। अच्छा। हवा में जो ऑक्सीजन और नमी होती है वो समय के साथ कागज को पीला कर देती है और स्याही को फैला सकती है। हीलियम के माहौल में ये दस्तावेज हजारों साल तक बिना खराब हुए सुरक्षित रह सकता है। मतलब ये हमारे लिए कितना कीमती है, ये इस बात से ही पता चलता है। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद अब मैं जब भी संविधान का जिक्र सुनूंगी तो मेरे मन में सिर्फ कानून नहीं बल्कि प्रेम बिहारी की लिखावट, नंदलाल बोस की कला और हीलियम गैस का वो सुरक्षा कवच भी आएगा। खैर, इस गहरी और कलात्मक बात से अब उस पहलू पर आते हैं जो इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण होता है, परेड। हाँ, परेड। मुझे याद है बचपन में मैं परेड देखने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती थी। उस वक्त तो बस रंग बिरंगी झांकियां और आसमान में उड़ते जहाज देखना अच्छा लगता था, लेकिन अब समझ आता है कि उसके पीछे का विचार कितना गहरा होगा। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो परेड आज हम कर्तव्य पथ पर देखते हैं वो हमेशा से वहां नहीं होती थी। अच्छा? हमारे स्रोत के मुताबिक 1950 में पहली गणतंत्र दिवस परेड एक स्टेडियम में हुई थी। स्टेडियम में? हाँ। कौन से स्टेडियम में?
इरविन स्टेडियम, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, ओहो। वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। राजपथ या अब कर्तव्य पथ पर परेड का सिलसिला तो 1955 से शुरू हुआ। तो हमारी परंपराएं भी समय के साथ विकसित हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन इस परेड का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन है या इसका कोई गहरा सांकेतिक अर्थ भी है? इसका सांकेतिक अर्थ ही इसकी असली जान है। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। 3 हिस्से? हाँ, ये परेड 3 चीजों का संगम है। हमारी सैन्य शक्ति, हमारी सांस्कृतिक विविधता और इन दोनों को जोड़ने वाली हमारी राष्ट्रीय एकता। इसे थोड़ा खोलते हैं। सैन्य शक्ति वाला हिस्सा तो साफ है। दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक, मिसाइलें और हमारे सैनिकों का कदम से कदम मिलाकर चलना। ये देश को एक सुरक्षा का एहसास देता है। हाँ, सही। लेकिन इसके तुरंत बाद क्या आता है? राज्यों की झांकियां? राज्यों की झांकियां। ये दूसरा स्तंभ है, सांस्कृतिक विविधता। एक के बाद एक झांकियां आती हैं। कोई पंजाब का भांगड़ा दिखा रही है तो कोई केरल का कथक गली, कोई गुजरात का गरबा तो कोई असम का भी हो। हाँ, ये भारत की आत्मा की झलक है। और मुझे लगता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इन दोनों को एक साथ दिखना है ना? बिल्कुल। एक तरफ अत्याधुनिक हथियार और अनुशासित सैनिक और दूसरी तरफ लोकगीत और रंग बिरंगे कपड़े पहने कलाकार। ये विरोधाभास ही तो भारत है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। जब लद्दाख का सिपाही और तमिलनाडु का कलाकार दोनों एक ही रास्ते पर, एक ही तिरंगे के नीचे, एक ही राष्ट्रगान की धुन पर आगे बढ़ते हैं तो ये दुनिया को एक संदेश देता है। क्या संदेश? संदेश ये है कि हम चाहे कितनी भी अलग अलग भाषाएं बोलते हों, कितने भी अलग अलग त्योहार मनाते हों, हमारी पहचान एक है, हम भारतीय हैं। यानी वो कुछ घंटे की परेड पूरे भारत की कहानी क्या देती है? ये हमारे संविधान की उस वादे को अनेकता में एकता जमीन पर सच होते हुए दिखाने का एक तरीका है। इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। ये परेड सिर्फ एक शो नहीं है, ये हर साल खुद को ये याद दिलाने का एक अनुष्ठान है कि हमारी असली ताकत हमारे तोपों और टैंकों में ही नहीं, बल्कि हमारी विविधता और एकजुटता में है। तो आज की इस बातचीत से मेरे लिए तो 26 जनवरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तारीख नहीं है, नहीं, ये हमारे राष्ट्र की नींव का दिन है, हमारे आत्मसम्मान का दिन है। ये उस दिन की याद दिलाता है जब हमने तय किया कि हम भीड़ नहीं बल्कि एक संविधान से चलने वाले नागरिक बनेंगे। और ये उस असाधारण कला और मेहनत को याद करने का दिन है जिससे हमारा संविधान बना। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, जैसा कि हमारे शोध में भी बताया गया है, ये एक कलाकृति है। एक कलाकृति जिसे इंसानी हाथों ने प्यार और समर्पण से लिखा और सजाया है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है ना? बिल्कुल। सवाल ये है कि जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने इसे इतनी मेहनत, इतनी कलात्मकता और इतने गहरे विचारों के साथ तैयार किया। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी अपने गणतंत्र के उन आदर्शों को, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को, हाँ, उन आदर्शों को अपने समाज में, अपने रोजमर्रा के जीवन में उतने ही लगन और खूबसूरती से उतारें?